हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आपका अपनी YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट वीडियो हम आपको करवा चुके हैं। जितना भी मुझे कॉन्सेप्ट वीडियो आज केवल और केवल क्वेश्चन होने हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन जरूर रहेगा कि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों पहले उनको देख करके आइए। चीज़ों को क्रमागत होने की दिशा में बढ़ने का प्रयास करें ताकि आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सके। तो आज हम कुछ शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और यदि आप बेसिक अगर आपने लाइन से पूरा पढ़ रखा है बेसिक, तो आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक एक शब्द समझ में आएगा कि हम क्या लिखने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन आपको सारी स्क्रीन पर दिखेंगे। यहाँ बाएं साइड में स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई हैं, किसी ट्रायंगल की, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है, उसकी भुजाएं जो हैं, त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी गई है? 9, 11 और 15। 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की साइड से दी गई हैं 15 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इन तीनों भुजाओं से कौन सा त्रिभुज आप बना सकते हैं या कौन सा त्रिभुज बन सकता है। तो हमारे पास ये जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, ये मुझे बताना है। मतलब 15 सेंटीमीटर इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा है, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? ऑप्शन में हमारे पास है न्यून कोण या समकोण या अधिक कोण या सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है 180 डिग्री कोण। सरल रेखा का तात्पर्य क्या होता है? आपको क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। सरल रेखा का तात्पर्य होता है कोण कितना? 180। न्यून कोण का तात्पर्य ये होता है, न्यून कोण एक ऑप्शन में दिया गया है, तो उसका तात्पर्य ये है कि ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से क्या होगा? अबव होगा। ये न्यून कोण कहलाता है। और अधिक कोण जो होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अधिक कोण हमेशा 180 से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। इसके बाद में लिखा है समकोण। तो समकोण की जो वैल्यू होती है वो करेक्ट 90 डिग्री होती है। ये हमने चारों ऑप्शन का मतलब समझा दिया है। ये चारों ऑप्शन लिखे गए हैं। तो मुझे आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा या सरल रेखा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं जल्दी से। हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं ये प्यारे बच्चों? मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ देखना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये लिख के समझाया था कि सबसे बड़ी भुजा, याद रखना, बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पर एक शब्द और लिखे देते हैं, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यदि ये 3 पॉइंट आते हैं यहाँ पर, ग्रेटर, इक्वल और लेस, ये 3 पॉइंट आते हैं। अगर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से कंपेयर करना है, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से कंपेयर करना है। अब यदि ये वाला चिन्ह यहाँ पर अगर सुटेबल बैठता है तो निश्चित तौर पर ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा। समझिएगा मेरी बात को। अच्छा, बराबर होगा तो निश्चित तौर पर ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये वाला चिन्ह अगर यहाँ सुटेबल बैठ जाएगा तो समकोण होगा, और ये वाला चिन्ह होगा तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये समझ जाइए आप। ये 3 चिन्हों के तात्पर्य हैं, हमने यहाँ पर बता दिए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। आपको इनको बेसिक में बहुत अच्छे तरीक़ों से करवा चुके हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम ने 3 सिद्धांत दिए हुए थे त्रिभुजों पर आधारित, यानी त्रिभुजों की भुजाओं से ये पता करना कि कोणों के जो प्रकार हमने आपको बताए थे कि वो कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो इसके हमने आपको 3 सिद्धांत बताए थे। ये पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो अधिक कोण होगा, कम है तो न्यून कोण होगा, और बराबर है तो समकोण होगा। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है। आप कहेंगे सर सबसे बड़ी भुजा इसमें 15 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 15 का स्क्वायर। कितना लिख दिया? 15 यानी 15 का स्क्वायर।
और यहाँ पर लिखा हमने 11 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। इनका और इनका सॉल्यूशन मैं लिखे देता हूँ। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये हो जाएगा 225 और इसका हो जाएगा 121 प्लस में 9 का हो जाएगा 81। इनको ऐड किया हमने तो कितना हो जाएगा 8 2 10 0 1 202 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 225। आप ही बता सकते हैं आप इसमें से कौन सा चिन्ह यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ये वाला चिन्ह, हम ग्रेटर वाला चिन्ह यूज कर देंगे। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये वाला त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोण होगा। और अधिक कोण जो त्रिभुज होता है प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी जो साइड्स होती है अधिक कोण त्रिभुज इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ देखना कि ये जो कोण होता है इसके सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी होती है, तो इसके सामने अब आप ही बताएं इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा तो यही होगी 15 होगी। तो इसके सामने वाला जो ये कोण होगा ये इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमेशा 90 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। मतलब क्या है, ये अधिक कोण त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तीसरा ऑप्शन, हाँ तीसरे ऑप्शन में ही लिखा गया है अधिक कोण त्रिभुज। कितना समझ में आया ये क्वेश्चन, कितना नहीं आया है, हम आपको इस सारी कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के जो सिद्धांत थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों वहां जा करके इनको रीड करके आइए। चलिए तो इन चीज़ों को हम फिर इरेज करते हैं। आप इस बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी कुछ आपको लेना हो आप ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है। इसमें लिखा गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा निश्चित तौर पे। इसमें लिखा गया किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 तथा 10 सेंटीमीटर है। याद रखना कोई ट्रायंगल है जिसकी जो 2 साइड्स हैं वो ये हैं, एक है 4, तो इस तरीके से हम बना देते हैं ताकि वो लगे कि हाँ ये 4 हैं, ये 10 है और ये 4 है। किसी त्रिभुज की दो जो भुजाएं हैं वो 10 और 4 हैं। आपको तीसरी भुजा के बारे में लिमिट आपको बतानी कि तीसरी भुजा जो होगी, तीसरी भुजा की लंबाई a है। याद रखना तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो a है। तो आपको बताना है कि a का मान कौन सा सही है, ये मुझे बताना है। तो a का मान निश्चित तौर पर ऑप्शन में यहाँ पे लिखे देता हूँ आपको। निश्चित तौर पर स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दिखाई दे रहे होंगे। तो a इसमें लिखा गया है a लेस देन 6। अगले में लिखा गया है कि जो a है 6 इज ग्रेटर देन a इज लेस देन क्या हो जाएगा 14। अगला क्या लिखा गया है a इज ग्रेटर देन 5 और फिर लिखा गया है 6 लेस एंड इक्वल a और लेस एंड इक्वल कितना हो जाएगा 12। ध्यान देना ये हमारे पास 3 ऑप्शन लिखे गए हैं, 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। इन चारों में से मुझे चूज करना है। प्यारे बच्चों त्रिभुज की परिभाषाएं, जो त्रिभुज के मूल गुणधर्म होते हैं आप उनको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। त्रिभुज के मूल गुणधर्म ये होते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है, त्रिभुज की किन्हीं जो दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। हम आपको लगभग ट्रायंगल की संभवतः या पहली या दूसरी वीडियो में हमने इनके बारे में आपको बताया है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना वो तीसरी से कम होता है। तो आप ही बताएं, ये हमारे पास दो भुजाएं यहाँ पे दी गई हैं, एक 10 है और एक 14 है। तो दो भुजाओं का जो योग कहलाएगा, मैं क्या कह सकता हूँ, योग होगा इनका कितना 14 और अंतर कितना होगा इनका, दोनों को हमने लिख लिया यहाँ पे, योग भी लिख लिया और अंतर लिख लिया। अंतर कितना होगा 6। अब देखना योग जो होता है वो तीसरी से ज्यादा होता है, मतलब a से ये ज्यादा है, मतलब a से ये 14 हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो भैया a को 14 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात सही है ना, मतलब जो 14 है योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है। तो भैया तीसरी भुजा a है तो a से हमेशा 14 को ज्यादा होना चाहिए। तो क्या a को 14 से कम होना चाहिए, क्या a को 14 से कम होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, 14 से कम। तो यानी a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 14 से तो कम होना चाहिए। एक लिमिट आ गई है। अगली लिमिट क्या है, उसने कहा है अंतर। ध्यान देना, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए।
अब अंतर को तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, इसे कम होना चाहिए, मतलब ए से इसे कम होना चाहिए, तो ए को 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो भैया ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में लिखा गया होगा, वो जिस भी ऑप्शन में लिखा गया होगा वो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, उसने कहा कि ए की वैल्यू 6 से छोटी होना चाहिए, नहीं भैया ये गलत है, हमारा आंसर दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला गलत हो, चौथा वाला भी क्या है, गलत है। प्यारे बच्चों समझ में आया है या नहीं आया है, यह कितना समझ में आया है, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न भी हम यही बना रहे हैं। चलिए कुछ छोटा सा प्रश्न था, बन जाएगा यहाँ पे, देखते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा गया स्क्रीन पर आपको निश्चित तौर पर दिख जाएंगे, सारे प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, छोटा सा है। एबीसी का केंद्रक जी है भैया, केंद्रक को हम सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, इसलिए इसे जी से डिनोट करते हैं भैया। केंद्रक जो होता है वो ये है, केंद्रक जो होगा वो इसका नाम है जी, ये लिख दिया हमने जी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। चलिए एबीसी का जो केंद्रक है वो जी है। फिर उसने कहा एबीसी का क्षेत्रफल भैया 60 वर्ग सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे लिखा क्षेत्रफल ए बी और सी बराबर में 60 वर्ग सेंटीमीटर। एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 60 वर्ग सेंटीमीटर है, याद रखना। फिर आगे लिखा गया है एबीसी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, उसने पूछा है जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा भैया। जीबीसी मतलब यहां से अगर हम यहां ज्वाइन कर दें तो उसने पूछा है जीबीसी का क्षेत्रफल, जीबीसी इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का भैया क्षेत्रफल उसने हमसे पूछा है। कितना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ही बताइए, करने की कोशिश एक बार जरूर किया करें। चलिए मैं आपको बताता हूं। केंद्रक शब्द कहां से आता है। केंद्रक से पहले माध्यिका के बारे में आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, क्योंकि केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु, माध्यिका यानी कम से कम 2 माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब इसमें यदि आप तीनों माध्यिकाएं अगर इस ट्रायंगल में खींच देंगे, एक माध्यिका ये खींच दी है, दूसरी माध्यिका ये खींच दी हो, तीसरी माध्यिका ये खींच दी है, भैया हमने आपको एक नोट टाइप में माध्यिका में बहुत अच्छे तरीके से लिखवाएं कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम एक माध्यिका खींच देते हैं, एक माध्यिका, तो वह त्रिभुज 2 बराबर भागों में या 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में या 2 बराबर भागों में टूट जाता है या वो बट जाता है। एक माध्यिका खींचने पर वह त्रिभुज 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल किसी भी ट्रायंगल का, हमने यहां पे बनाया एक ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल पूरा 50 है, अगर हम माध्यिका खींच दें, मैं कह सकता हूं ये इसका 25 हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, आधा आधा हो जाता है भैया। और ये भी बताया था किसी त्रिभुज में अगर तीनों की तीनों माध्यिकाएं अगर हम खींच दें, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम तीनों की तीनों माध्यिकाएं खींच दें, तो भैया वह जो ट्रायंगल होता है वह 6 बराबर भागों में, टुकड़ों में बट जाता है। यानी सभी का एरिया जो होता है, इसका 1/6 हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा और इसका भी 1/6 हो जाएगा और इसका भी 1/6 हो जाएगा। भैया यहाँ पर 2 टुकड़े हैं, याद रखना, यहाँ पर कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े। हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी लाइन अलग से बनाए देते हैं ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से दिखाई दे। रेड पेन से हमने बना दी, इसके 2 टुकड़े हैं भैया यहाँ से। तो इसका एरिया पूछा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि आप पूरे टुकड़े में से, यानी कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 2 का एरिया पूछा है। तो भैया आप ही बता सकते हैं, 60 में हम 6 का भाग दे दें, 2 का गुणा कर दें, तो क्या इसका एरिया आ जाएगा क्या हमारे पास में, 6 से 10 बार, कितना आंसर आ जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। भैया जीबीसी का एरिया आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है, ये मुझे आपको जरूर बताना है। बढ़िया से क्वेश्चन हम आपको इसी तरीके से शानदार क्वेश्चन करवाते रहेंगे। चलिए आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, अच्छा ये आपको जरूर भैया कमेंट के माध्यम से बताते चलना है कि भैया कितना हमें समझ में आ रहा है। तो फिलहाल इन दोनों क्वेश्चनों को हमने इरेज कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बेसिक पहले पढ़ के लें, जो हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, बेसिक आप पढ़ करके जरूर बैठें, इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो पहले आप प्यारे बच्चों बेसिक पढ़ करके आएँ, इसके बाद ये क्वेश्चन राउंड देखें, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दुविधा में फंसा सकती हैं।
तो डाउट ना पालें, इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आएँ, वहाँ से फिर इन क्वेश्चनों पे पता चलेंगे। एक जगह आपको डाउट नहीं हो सकता है। जितने भी इसमें हम एक एक सिंगल पॉइंट बता रहे हैं, मैं आपको वहाँ बता करके आया हूँ। आप जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देखना। ये जो लिखा गया है, एक इसमें फिगर बनाया गया है प्यारे बच्चों। क्या बना हुआ है? फिगर बना हुआ है इस तरीके से, और उसमें पूछा गया है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल बताइए और कैसे आता है इसको प्रूव कर तक के दिखाया है हमने आपको। आप कौन समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर बाय पुरुषोत्तम से डाल देना, वही वीडियो आपको खुल जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। इसकी भुजा दी गई है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, और ये जो है इसकी कोण समद्विभाजक भुजा भैया यहाँ पर ज्वाइन करती है। इसका नाम है कुछ भी, जो भी है, फिगर में लिखा गया है ए बी सी और डी। ए ये है बी और ये है सी और यहाँ पर है डी। आपको बी डी रेशियो में डी सी निकालना है। बी डी रेशियो डी सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बारे में आपको निकालना है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। क्या बता चुके हैं? ये बता चुके हैं भैया कि इन दोनों का अगर ये कोण समद्विभाजक भुजा है, यदि ये कोण समद्विभाजक भुजा है तो ये दोनों आपस में कोण बराबर होते हैं। तब ये कोण समद्विभाजक भुजा सामने वाली भुजा को शेष दो अनुपातों के अनुपात में विभक्त करती है। शेष दो भुजाओं के अनुपात में ही विभक्त किया जाता है। तो भैया इसका आंसर सीधा आ जाएगा 5:6। ये हमने आपको सीधा डायरेक्ट तौर पर बताया है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में ए सी, ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है इन दोनों भुजाओं का, वही रेशियो होता है बी डी अपॉन में डी सी का। सेम रेशियो होता है भैया, इस चीज़ को याद रखना। तो बी डी और डी सी का रेशियो मुझे दिया गया है 5 और बी डी और डी सी का नहीं, हमें ए बी और बी ए सी की भुजाएं दी गई हैं 5 और 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीधा 5/6 बराबर में बी डी अपॉन में डी सी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उन चीज़ों को हम प्रूफ करके नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को मैं आपको एक एक पॉइंट आपको प्रूफ करके दिखाया है मैंने आपको। तो वहाँ पर जाएं, इस वीडियो को ज़रूर देखें आप कि क्यों होता है ऐसा। इसका रीज़न मैंने आपको ज़रूर दिया है वहाँ पे कि इसका इन दोनों का रेशियो के बराबर इन दोनों का रेशियो क्यों होता है, इसका रीज़न मैंने आपको ज़रूर दिया है। हम आपको छोटा सा, अगर चाहें तो हम आपको छोटा सा हल्का सा कारण बता सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इस लाइन के पैरेलल आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी होगी और यहाँ इसको बढ़ाना होगा। फिर यहाँ ये वाला जो कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो साइड होगी यहाँ से ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और इन दोनों में मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगी। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। मध्य बिंदु थेल्स प्रमेय से इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा। तो 5/6 ये है तो 5/6 ये हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। वहाँ जाके देखना, एक एक डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं, जाकर के देखना जरूर। इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो कुछ लिखना हो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है हमारे लिए प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को देख कर जरूर आना है वहाँ से कि हमने वहाँ पर क्या पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा गया है, इस चीज़ को हम इरेज कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा गया है, एबीसी में एडी माध्यिका है प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया एबीसी में। ये इसका नाम है ए, बी और सी। एबीसी में जो एडी है उसका नाम माध्यिका है। एडी माध्यिका नाम सुनकर के मैं जरूर कह सकता हूं कि ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि माध्यिका हमेशा आधार को समान 2 भागों में विभाजित कर देती है और माध्यिका इन दोनों को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले टुकड़ों में भी बांट देती है। इसमें लिखा गया है एडी बराबर में 1/2 BC, मतलब एडी की जो लंबाई है वो BC की आधी है। यानी BC से अगर मैं BC का आधा करूं तो वो हमसे कह रहा AD आता है, और भैया BC का आधा तो BD होता है और DC भी होता है। तो इस कारण से हम लिख सकते हैं कि AD जो है वो BC जो है BD, AD BD और DC, ये तीनों के तीनों पार्ट्स कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब 1, 2 और ये तीनों आपस कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझे थोड़ा सा। आगे लिखा गया है BAD 30 डिग्री, BAD ये वाला कोण दिया गया है 30 डिग्री का। मुझसे पूछा गया है ACB का मान कितना होगा। ACB इसकी माप पूछी गई है।
प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा है, आप ही बताएं जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु की कंडीशन यानी आइसोस्केलिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ 30 ये है तो 30 ये हो जाएगा, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 120। जब 120 ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये वाला कोण यानी ये वाला कोण, सॉरी रेड पेन से बता देते हैं, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि DC और AD आपस में बराबर हैं। तो 60 ये है तो इन दोनों का योग कितना कहलाएगा 120 कहलाएगा।